एडवांटेजेस एंड डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं जी। एडवांटेज की पहले तो बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या खसूसियात थी। तो एक जो खसूसियात हमें मिलती है पुराने वाले मॉडल एटॉमिक मॉडल से मुख्तलिफ मिलती है जी। ये पुराना वाला मॉडल जो हमारे सामने आ गया इसको कहते हैं जी प्लम पुडिंग मॉडल। और ये थॉमसन ने दिया था। उसने कहा था कि ये हमारे पास सारा का सारा जो रेड कलर का आपको नजर आ रहा है जी, ये सारा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल। कि सारा का सारा ये जो चार्ज आपको नजर आ रहा है इसके बीच में, इसको हम जी चले रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये सारा का सारा पॉजिटिव है। इसके ऊपर हम कहते हैं कि एटम का वो वाला पार्ट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसको अमूमन हम न्यूक्लियस भी कहते हैं। अब यहाँ पर बल्कि न्यूक्लियस ही हम उसको कहते हैं और वो पॉजिटिव पार्ट होता है। लेकिन पुरानी थ्योरी में ये इसको कहा जाता था कि ये सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर डिस्पर्स है। और ये जो आपको येलो कलर के बीच में नजर आ रहे हैं जी, ये पुडिंग की तरह हम कहते हैं कि बीच में कुछ प्लम्स जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं कि कहीं कहीं पर नेगेटिव चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट है। लेकिन जो रदरफोर्ड ने हमें एक मॉडल दिया वो ये दिया था कि उसके जरिए से जो उसको पता चली इंफॉर्मेशन कि हमारे पास जो मॉडल है वो इस तरह का है जी कि सेंटर में एक डेंस सा न्यूक्लियर पार्ट उसको ऑब्जर्व हुआ था। और उसके आसपास जो है वो सारा का सारा उसने कहा था इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, यानी कि इस तरह का एक बादल नुमा उसका जो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव वाला पार्ट जो है वो सर्कल सा बनाता है, यानी कि क्लाउड की फॉर्म में होता है। तो ये जो है वो किसका हम कहते हैं जी, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था। और इस तरह से उसने इस पुराने वाले मॉडल से इसको डिफ्रेंशिएट किया। उसने कहा जी ये जो सेंटर में होता है इस पे क्या चार्ज होता है जी, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ये न्यूक्लियस है। और आसपास ये जो सारा का सारा क्लाउड आपको नजर आ रहा है जी, इसमें क्या हम कहते हैं जी, नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया किस तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की सेपरेट पोजीशंस हैं। यानी कि न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन अवेलेबल होगा और इसके आसपास जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होगा। अब इसका जो डिफेक्ट था उसके ऊपर हम बात करते हैं जी। डिफेक्ट इसका फर्स्ट वन क्या था? फर्स्ट वन जो उसने डिफेक्ट दिया था वो ये था कि क्लासिकल थ्योरी इसको इस तरह से बताती थी कि इलेक्ट्रॉन ने कॉन्टिन्यूसली इस तरह से मूव करना है कि वो स्पाइरल फॉर्म में मूव करता हुआ क्या करेगा, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो जाके एंटर हो जाए। यानी कि उसका जो हम कह सकते हैं कि उसकी एंट्रेंस है वो किसके अंदर हो जाए, न्यूक्लियस के अंदर। तो इसका मैं ऐसा करते हैं कि हम एक फिगर देख लेते हैं। ये है जी वो फिगर जिसके अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी मूवमेंट के बारे में क्या होगा जी, वो कंटिन्यूसली स्पाइरल की फॉर्म में मूव करता हुआ पहले शेल से दूसरे में और फिर दूसरे से क्या होगा तीसरे में, और मतलब कि न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा और फाइनली क्या होगा जी, वो न्यूक्लियस के अंदर उसको एंटर हो जाना है। तो इससे क्या डिफेक्ट हमें पता चला जी? डिफेक्ट इसका ये है कि अगर वो कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहेगा तो एटम जो है वो क्या हो जाएगा जी, कोलैप्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये बता देते हैं, लिख देते हैं बल्कि, कि एटम का स्ट्रक्चर ही क्या होगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं एटम विल कोलैप्स। ठीक है, तो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वो एटम तो रहेगा ही नहीं बल्कि क्या होगा, वो टूट जाएगा, जिसको हम कहते हैं कि एटम विल कोलैप्स। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जी कोलैप्स, यानी कि टूट जाएगा उसका स्ट्रक्चर, वो एटम रहेगा ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है वो अट्रैक्ट हो रहा होता है स्ट्रांगली पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो ये हम कह देते हैं जी इसका फर्स्ट वन डिफेक्ट है कि एटम का स्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो जाएगा। किस तरह से ये इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ फाइनली न्यूक्लियस के अंदर जा गिरेगा और इस तरह से इसका स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। अब यहां से क्या पता चल रहा है, एक और इंफॉर्मेशन जी मिल रही थी। क्लासिकल थ्योरी यानी कि पुरानी थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको कॉन्टिन्यूसली क्या करना चाहिए जी, एनर्जी को रेडिएट करना चाहिए। एनर्जी रेडिएट का मतलब क्या है कि एनर्जी अपने अंदर से उसको बाहर निकालनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में चला जाएगा तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। ये जो हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, या चले हम इसको अगर ऐसे करके बता दें कि एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, इमिट हो रही है। ठीक है, और किसकी फॉर्म में होगी, जाहिर है एनर्जी की मुख्तलिफ फॉर्म हम देखते हैं, हीट की भी फॉर्म है, इसी तरह से लाइट भी बाज में इमिट होती है। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अपने शेल्स को तब्दील करता जाएगा तो न्यूक्लियस के जो करीब होते हैं शेल्स उनकी एनर्जी कम होती है और जो बाहर होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। बिल्कुल इसी तरह से हम कह सकते हैं कि हम ज्यादा पैसे लेकर अगर किसी शॉप पे जाते हैं और वो चीज हमें थोड़ी अमाउंट में अगर मिल जाती है, जैसे 400 रुपए लेकर गए थे और वो 300 की मिल गई है, तो 200 वापस हमारे पास अमाउंट में जो है पैसे वापस आ जाते हैं। इसी तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पर एनर्जी जो है वो क्या हो रही है जी, रिलीज हो रही है, क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, बाहर निकल आएगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको
कि ये जो हमारे पास निकल रही है एनर्जी इमिट हो रही है, तो इस एनर्जी को क्या होना चाहिए जी, कॉन्टिन्यूसली इमिट होना चाहिए। और इस कॉन्टिन्यूस इमिशन की वजह से हम क्या कहते हैं, उसको एक स्पेक्ट्रम देना चाहिए। ठीक है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए। अब ये जो स्पेक्ट्रम की मैंने बात की है, इसको हम क्या कहते हैं, कोई भी ऐसा इंप्रेशन, यानी कि अगर ये मैं जैसे ये वाला पोर्शन ही ले लूं, ये मैंने इतना सा एक बॉक्स ले लिया और इसके ऊपर अगर मैं सिर्फ इस तरह से करके कुछ इंप्रेशन बनाने की कोशिश करती हूँ जी, जैसे ये है, या इस तरह से हमने कुछ इंप्रेशन बना दी, तो ये भी स्पेक्ट्रम है। इसके अलावा आपने बारिश के बाद रेनबो जो देखी है, उसको भी हम क्या कहते हैं जी, उसको भी स्पेक्ट्रम कहते हैं। चले हम उसके लिए देख लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं जी, ये जो रेनबो एक स्काई के ऊपर क्या हो रही है, बिल्ड हो रही है। पानी के कुछ ड्रॉपलेट्स होते हैं और उसके ऊपर लाइट जो है वो पड़ती है, तो उसकी वजह से क्या बन जाता है जी, हम कहते हैं स्पेक्ट्रम बन गया। तो इन दोनों चीजों को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। बिल्कुल इसी तरह से अगर हमारे पास लाइट जो है एमिट होती रहे या एनर्जी का एमिशन होता रहे, तो स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर जी हमने रख के एटम का स्पेक्ट्रम देखा था। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, यानी कि रदरफोर्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है, करता जा रहा है, और जी वो फाइनली क्या करता है, इसी तरह से मूवमेंट कर रहा है और अपनी एनर्जी को इमिट करता जा रहा है, यहां से भी जब इस वाले में पहुंचेगा तो एनर्जी को इमिट कर रहा है, तो कॉन्टिन्यूसली उसकी क्या होनी चाहिए जी, एनर्जी इमिट होना चाहिए। और इसकी वजह से जो स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर, वो किस तरह का आना चाहिए जाती, उसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो CONTI, यहाँ पर हम कॉन्टिन्यू के स्पेलिंग लिख लेते हैं जी। यहाँ पर हम लिख देते हैं NUOUS। कॉन्टिन्यूस क्या देना चाहिए उसको, स्पेक्ट्रम देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम जिस तरह से हमें अभी डिफाइन कर दिया है। तो यहाँ पर हमें कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बल्कि नहीं मिलता, क्या मिलता है जी, लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। तो उसके लिए भी हम फिगर देख लेते हैं जी। ये है वो स्पेक्ट्रम जो कि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग आना चाहिए कि कॉन्टिन्यूस अगर एनर्जी इमिट हो रही है तो उसको कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए, जबकि जब इसका किया गया एटम का, हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम लिया गया, तो वो लाइन स्पेक्ट्रम आ रहा था। इस तरह से यानी कि एनर्जी कॉन्टिन्यूस मैनर में नहीं बह रही, बल्कि निकल इसमें से नहीं इमिट हो रही, बल्कि इलेक्ट्रॉन जो है वो खास एनर्जी लेवल से उसको क्या कर रहा है, किसी खास गैप के बाद एनर्जी को जो इमिट करके स्पेक्ट्रम दे रहा है जी, उसको हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। तो यहां से हमें दो डिफेक्ट्स के बारे में पता चल गया कि एटम का स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स हो जाएगा अगर ये कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहे, और इसको देना कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम चाहिए था, जबकि ये लाइन स्पेक्ट्रम एक्चुअली दे रहा था। तो इस तरह से रदरफोर्ड के क्या है जी, ये डिसएडवांटेजेस है। जबकि एडवांटेज में हमने देखा कि इसने प्लम पुडिंग मॉडल से काफी बेहतर स्ट्रक्चर दिया था, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट को सेपरेट करके इसने बताया था कि एटम के दो पार्ट किस तरह से अलग अलग मौजूद है।